एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम सिंटैक्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे पहले हम नाउन को कंप्लीट कर चुके हैं, रूल ऑफ नाउन को सिंटैक्स के अंतर्गत। यानी कि हम सिंटैक्स की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। नाउन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट है और इसमें करेंगे हम प्रोनाउन को कंप्लीट। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो पढ़ लिया है, उसको देख लिया है तो अच्छा है। अगर आपने नाउन वाली वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि सिंटैक्स के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, तो पहले आप उसे देख लेंगे, फिर आप प्रोनाउन पढ़ेंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर प्रोनाउन के रूल्स को। यदि एक वाक्य में अलग अलग पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन दिए गए हों, देखिए आप समझ पा रहे होंगे, यदि एक ही वाक्य में अलग अलग पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन दिए गए हों तो उनका क्रम 2, 3 एंड फर्स्ट होगा। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप समझ गए होंगे जो प्रोनाउन के माध्यम आते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्रोनाउन की वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब आप अच्छे से जान लेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे और भी सब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना कि हम यहाँ पर इनका क्रम किस तरह से रखते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक, देखिए कब यदि वाक्य में अलग अलग पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन दिए गए हो, देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यू जो क्या है सेकंड पर्सन है, शी जो क्या है थर्ड पर्सन है एंड आई जो क्या है फर्स्ट पर्सन है। तो इसी तरह से हम हमेशा इसी क्रम में लिखेंगे। एट एप्पल्स, ठीक है, ही एंड आई आर पार्टनर्स। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड पर्सन नहीं है तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन। सपोज करो कि हमारे पास क्या नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, यह क्रम गुड मैनर्स के लिए आता है, परंतु निम्न दशाओं में यह क्रम बदल जाता है और क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 3 बिल्कुल राइटली सीक्वेंस में आ जाता है, 1, 2, 3 में हो जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर होता है फर्स्ट पर्सन, जो केवल गुड मैनर्स में आता है। ठीक है, अब निम्न दशाओं में हमारा जो क्रम है ये वो इस तरह से चेंज हो जाता है। कब हो जाता है, जब कोई गलती, भूल, अपराध, दोष या बुरी बात का जिक्र हो, तब हम ये वाला सीक्वेंस कर देते हैं। ठीक है, जब ये प्रोनाउन सिंगुलर न होकर प्लूरल रूप में हो। ठीक है, तो कंडीशन चेंज हो गई है 2। जब आप कोई गलती, भूल, अपराध या बुरी बात का जिक्र कर रहे हो तब हमारा जो क्रम है वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। या फिर प्लूरल के रूप में यूज़ करें तब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अदरवाइज आपका रहेगा सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर गलती की बात हो रही है। यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, तो यहाँ पर किसी दोष की बात हो रही है। ठीक है, अपराध की बात हो रही है। ठीक है, आई एंड ही स्पॉइल द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि बैड मैनर्स के लिए, गुड मैनर्स के लिए हमारी सीक्वेंस होती है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, और बैड मैनर्स के लिए हो जाती है हमारी ये वाली सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूज बताया गया है ईच अदर एंड वन अनदर। इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए जाएंगे, एक्सरसाइज भी कराई जाएंगी। यहीं पर आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं। लेकिन आप इसे स्किप करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ठीक है,
तो देखते हैं, ईच अदर दिया गया है यहाँ पर। ईच अदर का क्या मीनिंग होता है? आपस में, ठीक है, एक दूसरे से, दो प्राणियों, वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। बताया गया है कि आपस में, दोनों का मीनिंग क्या होता है? ईच अदर का मीनिंग भी आपस में होता है, वन अनदर का मीनिंग भी आपस में होता है, एक दूसरे से होता है, ठीक है। लेकिन इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है? ईच अदर का यूज़ तो दो प्राणियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। वन अनदर का यूज़ होता है दो प्राणियों या दो वस्तुओं के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कुणाल एंड रितु, दो हैं हमारे पास नाउन। लव ईच अदर, तो हमने ईच अदर का यूज़ किया है टू बॉयज़, यहाँ पर सीधा सीधा दो लड़कों के बारे में बताया गया है। आर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है, तो ईच अदर का हम यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं, दे ऑल लव वन अनदर, अब यहाँ पर दे की बात की जा रही है, यानी कि दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। दे हेल्प्ड वन अनदर, यहाँ पर भी दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी की बात की जा रही है। अब नंबर 3 पर देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है प्रोनाउन को? कलेक्टिव नाउन से जब संपूर्ण यानी कि पूरे समुदाय का बोध हो तो इसके लिए हम प्रोनाउन यानी कि इट्स का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन इट्स का प्रयोग करते हैं तथा जब अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराए तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, द आर्मी लेफ्ट इट्स कैंप, तो समूह में छोड़ा है, कैंप तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है इट्स, ठीक। फिर द पंचायत गेव इट्स डिसीजन, ये भी समूह में है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? इट्स यूज़ किया है। द पंचायत वर डिवाइडेड इन दियर स्टेटमेंट, अब यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है यानी कि डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा कि हमने वर्ब को भी वर का यूज़ किया है, वर्ब के रूप में भी यहाँ पर, यानी कि प्लूरल यूज़ की है, और यहाँ पर भी हमने जो हमारा प्रोनाउन है वो दियर यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत हैं, ठीक। नंबर 4 पर देख लेते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाए? वन आ जाए, तो उसके साथ अपना अपनी की अंग्रेजी वंस लिखते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्या लिखते हैं? वंस लिखते हैं। बहुत ही पेशेंस से आप देखते रहें, समझते रहें, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरली आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमें बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाए, तो सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, जो काम को करता है, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो अपने अपनी की अंग्रेजी उसके लिए जो आगे यूज़ होने वाला है उसके लिए हम वंस लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। वन मस्ट लव वंस मदरलैंड, ठीक है, तो अपनी के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पर भी अपनी के लिए हमने वंस का यूज़ किया है। आगे देख लेते हैं, आइदर। आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक। नाइदर का मीनिंग होता है दो में से एक भी नहीं। ये चीज़ें तो आप याद कर लो, आपको ये काम आती रहती हैं, ठीक है। तो आइदर का मीनिंग होता है दो में से एक, और नाइदर का मीनिंग होता है दो में से एक भी नहीं। इनका प्रयोग केवल वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए ही होता है, ठीक है, वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए ही होता है। तो हाँ जी, ये हमेशा सिंगुलर नाउन होती है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, ठीक है। कौन सी? ये हमेशा सिंगुलर नाउन होती हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, जैसे कि आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज ए डांसर, ठीक। आगे बताया गया है, नाइदर ऑफ टू फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, ठीक। फिर देखिए, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू जयपुर, अब यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि हम ये सिंगुलर में देख रहे हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज़ फेल्ड, ठीक। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि आइदर और नाइदर दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक भी नहीं, इनका प्रयोग केवल वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए होता है। ये हमेशा सिंगुलर नाउन होती हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही
आती है। ठीक, नंबर 6 पर देख लेते हैं एनी। एनी वन, एनी का मीनिंग होता है कोई और एनी वन का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, नन का मीनिंग होता है कोई भी नहीं। इनके मीनिंग्स आप याद करेंगे, अगर आप इनके मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एनी का मीनिंग होता है कोई, एनी वन का मीनिंग होता है कोई भी, और नन का मीनिंग होता है कोई भी नहीं। ओके, तो देखते हैं, ये दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या? एनी, एनी वन और नन। ठीक, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। नन ऑफ दैम इज किलर। ठीक है, नन ऑफ दैम इज किलर, यहाँ पर पता चल रहा है। एनी वन ऑफ अस हैज फेल्ड, एनी वन ऑफ अस हैज फेल्ड, दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे, इसमें नॉट भी दिया गया है एक, लेकिन यदि नन बट आ जाए तो उसके बाद आने वाली नाउन का रूप सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, नन बट आ जाए तो इसमें तो हमने अभी बताया कि सिंगुलर ही होता है। ठीक है, क्योंकि इज का यूज किया है हमने। ठीक, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नन बट आ जाए तो इसके बाद आने वाली नाउन का रूप सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, नन बट रीता वाज थर्स्टी। ठीक है, कोई भी नहीं, पता है आपको इसका मीनिंग, बल्कि कौन? रीता क्या थी? प्यासी थी। नन बट द रिच आर हैप्पी, मैंने आपको रिच के बारे में बताया था, एज ए प्लूरल फॉर्म में इसका यूज होता है, पहले हम इसे पढ़ चुके हैं नाउन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिच के साथ आर का यूज किया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दोनों ही फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ईच मीन्स होता है प्रत्येक। ठीक है, दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। देखते हैं, दो या दो से अधिक के लिए। ईच ऑफ द गर्ल वाज इन हर रूम, क्या है? ईच ऑफ द गर्ल्स वाज इन हर रूम, यहाँ पर हमने प्रोनाउन हर का यूज किया है। ठीक, अब देखिए, ईच बॉय हैज टेकन हिज डिनर, ईच बॉय हैज टेकन हिज डिनर, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक ने क्या कर लिया? अपना डिनर कर लिया। ठीक है, हर एक की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज और हिज का यूज किया है, दियर का यूज यहाँ पर नहीं किया है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आ जाए तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, बहुत ही आसान है। ठीक है, और उनसे पहले ईच या एवरी आ जाए तो हम प्रोनाउन को सिंगुलर बना देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ईच क्लर्क एंड ईच ऑफिसर वाज ऑन हिज ड्यूटी। तो हमने ये नहीं देखा कि दोनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि यहाँ पर हमें जो हमारा प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर आ जाता है। ठीक है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज इन हिज क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हिज का यूज किया है। आगे देखते हैं, नंबर 8 पर आ जाते हैं। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब और, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हों तो प्रोनाउन बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी कि आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हों तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन को लगाते हैं। किस तरह से? देखते हैं, आइदर रवि और रीना इज टेकिंग हर फूड। तो हमने यहाँ पर हर का यूज किया है क्योंकि आपको ऊपर बताया गया है कि बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। फिर लगाया है आगे, नाइदर आशा नॉर राम वाज इन हिज रूम, नाइदर आशा नॉर राम इन हिज रूम। तो यहाँ पर हमने किया है हिज का यूज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि लड़का है, इसलिए हमने हिज का यूज किया है। ठीक है, नाइदर शी नोर आई, देखो आई आ गया है यहाँ, तो हमने आई के अकॉर्डिंग ही क्या लगा दिया है? माई।
माई डॉग हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नंबर 9 पर। जब दो सब्जेक्ट्स जिनमें एक सिंगुलर तथा दूसरा प्लूरल हो और वे और आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद को बाद में रखते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, तो लिखा हमने तो प्लूरल सब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं तथा वर्ब व प्रोनाउन भी उसी के अनुसार लगाते हैं। कोई डिफ़िकल्टी नहीं इसमें, बहुत ही आसान बात है। इसने कहा है कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक सिंगुलर है, दूसरा क्या है, प्लूरल है, और आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हैं, तो प्लूरल वाला सब्जेक्ट जो है उसे बाद में रखते हैं, ठीक है, और वर्ब भी उसी प्रोनाउन के अनुसार लगाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, नाइदर शिल्पा नोर हर पेरेंट्स आर इन दियर रूम। तो हमने यहाँ पर पेरेंट्स है, बाद में हमारा किसी के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है और यहाँ पर हमने दियर का यूज़ किया है। ठीक, आगे देखते हैं नंबर 10 पर। वर्ब टू बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, कैसे होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा। देखो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, इट इज आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कहा गया है कि अगर ये वाली वर्ब आती हैं तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, इट इज शी, और ये जो है ये हमारे इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसी में बताया गया है नंबर 11, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अभी तो हम सब्जेक्ट का रूप देख रहे थे, इज, आर, एम, वाज, वर के साथ जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा उसे वो सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। अब कहा जा रहा है वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब ऑब्जेक्ट तो आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक होती है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हमारा सेंटेंस है, लेट मी रीड नाउ। ठीक है ना, तो कहा क्या गया है यहाँ पर, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो लेट मी रीड नाउ। ठीक, तो ये है हमारी वर्ब, और इसके बाद जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं, लेट आई रीड नाउ, तो ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट, और जो हो जाता है बिल्कुल गलत। ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं फिर सेकंड सेंटेंस, लेट यू एंड मी प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेट यू एंड आई प्ले, अगर आई आ जाता है यहाँ पर तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दें, वर्ब है क्या, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, नॉट आई। तो मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर हमें आई का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर, और बनाना क्या है, हमें तो बनाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सी डिपेंड्स ऑन मी नॉट आई। ठीक है, ये इस तरह से, क्योंकि हम आई नहीं लिखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इम्पैथिक प्रोनाउन। आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, और जो इम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ लेना है, बहुत ही आसान सी बात है। जो इम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के जस्ट बाद आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक बार। सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म आप सेल्फ की जानते ही हैं। तो योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके सिंगुलर हो गए, और प्लूरल हो गए योर सेल्फ, आवर सेल्व्स और देम सेल्व्स। ये हो गए हमारे प्लूरल। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, निम्नलिखित वर्ब
में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। और में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन इनमें जरूर आएगा। इंजॉय, रिजाइन, अवेल, रिवेंज, अब्सेंट, प्राइड, अप्लाई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से वी इंजॉयड आवर सेल्फ, क्योंकि आवर सेल्फ है, यहाँ पर वी लगा हुआ है, इसलिए हमें इसी यहाँ पर आवर सेल्फ लगाना है इन द फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर शी हैज सी अब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो ये कौन से इम्पैथिक हैं या फिर रिफ्लेक्सिव हैं, आप बताएंगे? यस, ये क्या है? ये हैं हमारे, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्यों? क्योंकि ये वर्ब के जस्ट बाद आ रहे हैं। अगर ये आते जस्ट बाद सब्जेक्ट के तो ये बन जाते इम्पैथिक। ठीक है, अब देखते हैं 13 में क्या दिया है। इम्पैथिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में अकेला नहीं आता है। ठीक है, कहा गया है इम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में अकेला नहीं आता है, इससे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होता है। ठीक, चाहे किसी भी तरह के सेंटेंस में यूज़ किए जा रहे हो, तो इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन को जरूर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है माई सेल्फ डिड इट, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ना कोई नाउन आ रहा है और ना कोई प्रोनाउन आ रहा है। हम ये वाला सेंटेंस देख रहे हैं आई माई सेल्फ डिड इट, तो यहाँ पर आ रहा है आई। ठीक है, प्रोनाउन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखेंगे हमेशा कि इम्पैथिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर दिया गया होगा। अब यहाँ पर लिखा है, हाँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्पैथिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद आता है। ये पहचान होती है रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक प्रोनाउन की, बहुत छोटी सी पहचान है। ठीक है, वैसे देखने में दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन बस यही डिफरेंस हमें यहाँ याद रखना है। देख लेते हैं इनकी पहचान क्या है। इम्पैथिक, रीतू हर सेल्फ टोर हर शूज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ का यूज हो रहा है, यानी कि इम्पैथिक प्रोनाउन का यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ही हर्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द जर्नी, तो यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब देखते हैं, थोड़ा सा आपका रह गया है, कंप्लीट करेंगे इसको यहाँ पर और अच्छे से समझ लेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी हम समझेंगे डिफरेंस पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये माई, आवर, योर, हर, हिज, दियर एंड इट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ये होते हैं। अब हम देख लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, दियर्स एक्सेट्रा, ये हो गए हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। इस अंतर को समझ लेते हैं। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक, यहाँ पर देखिए हम लास्ट में यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, ये डिफरेंस भी आप जान सकते हैं। देखिए आगे हम समझ लेंगे पूरी तरह से। दिस इज माई डॉग, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। दिस डॉग इज माइन, ये हमारा प्रोनाउन का काम करता है। दिस इज आवर कॉलेज, दिस कॉलेज इज आवर्स। आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, यू लव योर सिस्टर, आई लव माइन, या माई सिस्टर, इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर हम क्या डिफरेंस यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव ये सदैव यानी कि हमेशा नाउन से पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो वर्ब के सब्जेक्ट हो सकते हैं या वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? देखो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा सेंटेंस नंबर 3, 4 एंड 5, या ये वर्ब टू बी के तुरंत बाद आते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब टू बी के जस्ट बाद आते हैं। ठीक है, ओके, अब पढ़ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये दो वाक्य को जोड़ते हैं। रिलेटिव से ही हमें पता चलता है, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं
तथा अपने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है इससे पहले जो यूज हुए हैं, पूर्ववर्ती से संबंध प्रकट करते हैं। पूर्ववर्ती मतलब एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती यानी कि पहले यूज होने वाला, जो उसके जस्ट पहले यूज हुआ है, जिसके बारे में बात की जा रही है। अपने सॉरी अपने से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, अपने से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन पूर्ववर्ती कहलाता है। तो देखिए किस तरह से हम इसको ऐसे यूज करते हैं। दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट। तो किसके बारे में बात की जा रही है? गर्ल के बारे में, जो क्या है? फर्स्ट। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन? हु है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले आई वर्ब गर्ल से संबंध प्रकट करता है। तो समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे हम देख रहे हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। सभी जानते हैं कि हुम, क्योंकि ये संबंध शो करते हैं। हुम, हु, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, तो देखते हैं। आई नो द गर्ल हु केम हियर। अभी जो हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं इन्हें पूरा डिटेल में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो सी लोस्ट द पेन विच सी बॉट यस्टरडे। दिस इज द गर्ल हुम, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो वर्ड आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम आई लव, दैट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आई हैव डन द वर्क दैट शी टोल्ड मी। दिस इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। फिर कहा गया है मिल्टन हु रोट मैनी पोएम्स वॉज अ ग्रेट पोएट। द सन हुज रेज गिव्स अस लाइट इन एडोरेबल। ठीक है, इज एडोरेबल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर बताया गया है हु, हुम का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, हुम का और हु का प्रयोग, जिसका मीनिंग होता है जो या जिसने, ठीक है, उसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। विच का प्रयोग पशु पक्षियों तथा बेजान व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पर, वस्तु होगा, क्योंकि बेजान को व्यक्ति हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि विच का प्रयोग पशु पक्षियों बेजान व्यक्तियों के लिए होता है। एक बार देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर वस्तु के लिए किया गया है। सी लॉस्ट द पेन विच शी बॉट यस्टरडे। तो पेन की बात की जा रही है। ठीक है, जो वस्तु है। हुज का प्रयोग व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों एवं वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, हु, हुम, विच, हुज कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो वाट होता है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कहा जा रहा है कि वॉट जो होता है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन इससे पहले कोई पूर्ववर्ती नहीं आता है, कि इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का इसके यूज नहीं होता है। यह केवल वस्तु को इंगित करता है, रिफर करता है, इशारा करता है उनकी तरफ। ठीक है, तथा इसका अर्थ दैट विच या थिंग विच हो जाता है। ठीक, तो कैसे हो जाता है यहाँ देख लेते हैं। सेंटेंस यहाँ हमारा इनकरेक्ट है, तो हमने क्या यूज किया? यू कैन टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक। नो, यहाँ पर हमें इसे यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें इसका पूर्ववर्ती नहीं देना है। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। यू कैन टेक एनी थिंग दैट यू लाइक। अब हम अगर यहाँ पर एनीथिंग को यूज कर भी रहे हैं तो देखो हमने यहाँ पर वॉट का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पर दैट लगा दिया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने पूर्ववर्ती के अनुसार आती है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग, जो उससे पहले यूज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। ऊपर से बिल्कुल हम ऐसे ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स। पोएम्स आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? हैव, दैट हैव बीन कंपोज्ड बाय दिनकर। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर पोएम्स है, यहाँ पर हमने वर्ब भी प्लूरल ही यूज की है। द स्टोरी विच आई रीड वाज गुड।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाज का यूज़ किया है। द गर्ल हु स्पीक्स इंग्लिश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इज का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए पूरा बता दिया जाएगा आपको डिटेल में। सेंटेंस नंबर 1 में विच का पूर्ववर्ती क्या है, पोएम्स है। तो इससे पहले हम इसके बाद हमने हैव वर्ब का यूज़ किया है। अब सेंटेंस नंबर 2 में विच का पूर्ववर्ती क्या है, स्टोरी है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, वाज यूज़ किया है। हु हुम वाट का पूर्ववर्ती कभी दे नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर हम दे के स्थान पर दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हमारे सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं हु हुम दैट, तो हम दे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर हमेशा दोज का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है इसी से रिलेटेड। दे हु वेस्ट देयर टाइम ऑलवेज फेल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पर दे का यूज़ नहीं करना, हमें करना है यहाँ पर दोज का यूज़। दोज हु वेस्ट देयर टाइम ऑलवेज फेल। ठीक है, अब देखिए आगे बस थोड़े ही रूल आपके रह गए हैं। हालांकि आपका वीडियो थोड़ा लेंथी होता है जा रहा है, लेकिन हम पूरे रूल को आज ही कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीज़ें अभी समझ लेंगे, क्योंकि अगर बीच में वो रह जाती हैं फिर तुम पढ़ना बंद कर देते हो, आगे की वीडियोस नहीं देखते हो, इसलिए एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कहा जा रहा है कि सेम और सच के बाद एज का प्रयोग करते हैं। सेम और सच के बाद हम एज का प्रयोग करते हैं। कैसे, माई पेन इज द सेम एज योर्स। ठीक, बिल्कुल, इसके बाद हमने एज का यूज किया है। अवॉइड सच बॉयज एज आर बैड। सच गर्ल आर नॉट गुड एज डिसओबे दियर पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम सेम और सच के बाद एज का यूज करते हैं। ठीक है, द सेम अगर आ गया द सेम, सेम के पहले क्या लगा दिया हमने, द के बाद आई, यदि नाउन आई हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। आ गई बात समझ में, द सेम के बाद अगर नाउन आए तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, दिस इज द सेम गर्ल, अब दा भी आ गया है और गर्ल भी आ गया, यानी कि दा भी लगा हुआ है और लास्ट में आपका नाउन भी है, तो हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब पढ़ लेते हैं यूज ऑफ दैट। दैट को हम किस तरह से यूज करते हैं। दैट का प्रयोग पर्सन व थिंग के लिए सिंगुलर व प्लूरल दोनों नाउन के साथ होता है। ठीक है, तो दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग के लिए, अब ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात है कि पर्सन भी हो, थिंग भी हो, सिंगुलर भी हो, प्लूरल भी हो, दोनों सबके साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं ये आप देख लेते हैं। शी हैज़ लॉस्ट द फोन दैट आई प्रेजेंटेड हर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया है, क्योंकि ऊपर बता चुकी मैं वाट विच हुज किस तरह से हम यूज़ करते हैं और कहाँ पर करते हैं। ही दैट इज रिच इज हैप्पी। ठीक, द लेडी इज द लेडी दैट इज ब्लैक इन ब्लैक साड़ी इज माई वाइफ। सी लॉस्ट द रिंग दैट आई गेव हर। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ऐसी दशाएं हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पर हु विच के स्थान पर दैट का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, यही सुटेबल होता है यहाँ पर। अब देखते हैं हम हु एंड वाट और सुपरलेटिव डिग्री के बाद एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, हु वाट और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं हम दैट को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है हु इज़ द गर्ल दैट, हु आ रहा है तो हमने यूज़ क्या किया दैट, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। दैट इज सिंगिंग। व्हाट इज़ द न्यूज़ आ गया है यहाँ पर व्हाट इज़ द न्यूज़ दैट मेड हर क्राई, क्योंकि इससे पहले हम इसका पूर्ववर्ती नहीं लगाते, हम यहाँ पर इससे दैट से जोड़ रहे हैं। पटेल वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, यहाँ पर भी हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट, अब यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने यूज़ किया है यहाँ पर
दैट का। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए निम्न शब्दों के साथ भी हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? ऑल है, द सेम है, अभी पढ़ा है हमने द सेम तो। ठीक है, ऑल है, द सेम है, आगे क्या है? सॉरी, मैनी, ओनली, नन, फ्यू, फर्स्ट, सेकंड, फाइनल, एक्सेट्रा। इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। इनके बाद भी हम दैट का ही यूज़ करने वाले हैं। नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग के बाद भी हम दैट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, ऑल कहा गया है ना, ऑल के बाद ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, कल्पना वाज द फर्स्ट लेडी दैट वेंट टू स्पेस, तो फर्स्ट आ गया है यहाँ पर। मैन इज द ओनली, देख लिए यहाँ पर ओनली वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर भी हम दैट लगाएंगे। दिस इज द सेम, द और सेम आ गया है और उसके जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है, तब भी हम दैट लगाते हैं। ठीक है, दिस इज माई फाइनल, फाइनल के बाद भी हम दैट का ही यूज करते हैं। ठीक है, यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू लाइक। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग स्किल को और आपकी स्पीकिंग स्किल को भी इन्हांस करती हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि आपकी जो स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जब हमें लिंग का पता ना हो, यानी कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, जब हमें ये पता ना चले तो हम दैट का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट्स क्या है, इसमें नहीं पता चल रहा है कि पुल्लिंग है यहाँ पे या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड गेट सक्सेस। ठीक है, नंबर डी, कि ऐसे दो नाउन के बाद जिनमें एक व्यक्ति और दूसरा क्या हो, पशु हो या फिर वस्तु हो, यहाँ पर भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। कब? जिसमें एक तो व्यक्ति हो, दूसरा या तो पशु हो या फिर वस्तु हो, तब भी हम दैट का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, द बॉय एंड हिज डॉग दैट क्रॉस द फील्ड टर्न आउट। फिर सेकंड देखते हैं, द फार्मर एंड हिज ओक्स दैट आर देयर आर थर्स्टी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक एनिमल है और एक ह्यूमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया। अब यहाँ पर दिए गए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स और साथ में दी गई है आपको एक्सरसाइज। फिर हम रूल ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इससे पहले आप अगर चाहते हैं तो ये सभी सेंटेंस आप करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी हम एक या दो एग्जाम्पल यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, टू फ्रेंड्स लव वन अनदर। तो यहाँ पर वन अनदर दिया गया है, जबकि हमें पता है कि हम दो के साथ यूज़ करते हैं ईच अदर का। तो इस तरह के एरर्स जो हैं हमें सेंटेंस में दे दिए जाएंगे, जो हमें फाइंड आउट करने हैं और सही करने हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है, द विलेजर हेल्प्ड ईच अदर। अब यहाँ पर दो तो है नहीं, विलेजर्स है तो दो से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस हो जाता है हमारा, द विलेजर्स हेल्प्ड वन अनदर। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं आएगा, नाइदर ऑफ दीज हो जाएगा, टू गर्ल इज माई सिस्टर। फिर देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, आई मेट द गर्ल विच हैड लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पर विच नहीं हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब वाज क्यों यूज़ करेंगे, जब हम यहाँ पर डिवीज़न देख रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर का, और फिर हम इट्स को भी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, फिर है, काउंसिल हैव इलेक्टेड दियर प्रेजिडेंट। तो काउंसिल एक है तो हैज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम इट्स। ठीक, नंबर 7 देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पहले हम सेकंड पर्सन, फिर करते हैं हम थर्ड पर्सन और
फिर करते हैं हम फर्स्ट पर्सन का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड दिया गया है, तो ये कोई बैड मैनर भी नहीं है कि हम पार्टनर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले हमने सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया। इस तरह हमारा सेंटेंस होगा बिल्कुल सही। रीतू एंड माई सेल्फ इंजॉय द डिनर। अब इससे पहले इसका कोई पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन भी तो होना चाहिए, तो रीतू एंड आई माई सेल्फ इंजॉय द डिनर। फिर है ही एंड यू आर सिनर। अब यहाँ पर सिनर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा यू एंड ही, क्योंकि ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस निकल जाती है अगर भूल गलती अपराध की बात हो। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस नंबर 10, आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी का हो जाएगा यहाँ पर आई अवेल्ड माई सेल्फ। ठीक, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारा ये, वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज टीचर। तो यहाँ पर हमें वन सी देना है, वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर्स। सेंटेंस नंबर 12, डिवाइड द मनी बिटवीन यू एंड आई। अब यू एंड आई, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। अगर आई रहेगा तो ये यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा। 13 सेंटेंस में देखते हैं, इट इज़ हर हु डिलीवर्ड द स्पीच। अब यहाँ पर हमें इसे सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी। ठीक है, आइदर शी और आई हैज़ डन हर वर्क। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन को चेंज करेंगे, आई है तो इसे हम माई में चेंज कर देंगे। तो और जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आप खुद से पढ़ लेंगे, साथ ही आप ये एक्सरसाइज करके देखेंगे। तो आगे के आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, जो आपका थर्ड पार्ट होने वाला है। ये है आपका सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।